अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट और आउटपुट के हवाले से बात की थी C++ लैंग्वेज के अंदर। हमने देखा था कि हम इनपुट और आउटपुट के लिए सी आउट और सी इन इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपके सी इन और सी आउट आपके स्ट्रीम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में भी चूंकि हम लोगों ने C++ की सिंटैक्स को ही यूज करते हुए प्रोग्रामिंग बेसिक्स सीखी थी, तो सी आउट सी इन इससे आप लोग पहले भी वाकिफ थे और यहाँ पे हमने उसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था कि सी इन और सी आउट जो है आपके पास क्या है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर के हवाले से, जैसे आप लोगों ने लास्ट कोर्स में देखा था कि आपके प्रोग्राम्स जो हैं जब आप लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको आप फॉलो करते हैं। उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है, उसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो है इंस्ट्रक्शंस आप ऐड कर सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं। तो वो किस तरीके से आप कॉल करें वो एक अलग चीज है, लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो है आपके प्रोग्राम का वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर वो है जो जिससे आप लोग वाकिफ हैं। पीछे अब फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में भी हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं उसको दोबारा से रिव्यू करूंगी और साथ में हम इसको थोड़ा सा इसमें मजीद एडिशंस भी करेंगे। अब जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम सिंपल प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें। अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में भी जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है एक सिंपल C++ प्रोग्राम का। यानी ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्लास नहीं डिफाइन करते, यानी आपकी जो प्रोसीजरल फीचर्स हैं लैंग्वेज के C++ लैंग्वेज के, हमने उसको यूज करते हुए प्रोग्राम क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो प्रोग्राम ले रहे हैं वो क्लास के बगैर है। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। अब आपको याद भी होगा कि हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में शुरू में कुछ 2 लाइनें लिखी होती थी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंगल ब्रैकेट के अंदर, फिर यूजिंग नेम स्पेस। तो ये जो आपके पास हिस्सा है, ठीक है, ये जो आप बिल्कुल स्टार्ट में देते हैं टॉप पर, इसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। सही, ये जो आपकी हैश इंक्लूड वाली लाइन है, आप हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कर दें, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच कर दें, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच कर दें। ये मुख्तलिफ किस्म के जो आप हैश इंक्लूड डायरेक्टिव आप यूज करते हैं या आपने यूजिंग नेम स्पेस दिया था, ये जो आपका टॉप का सेक्शन है इसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसके बाद आप आ जाएं, आपके पास ये जो नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आ रहा है ये है मेन का सेक्शन। ठीक है, जिसमें आपके पास यहां से आपके लेके ये सारा आपका शामिल है। ठीक है, इंट मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और उसके बाद राइट कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा जो आपके पास फंक्शन है, ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन हमने जैसे कि बात की थी कि आपके प्रोग्राम में वो सबसे अहम फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है जो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है। आपने 10 फंक्शन बनाए हो, मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो मेन फंक्शन क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि आपके C++ के प्रोग्राम जब स्टार्ट होते हैं एग्जीक्यूट होना, कंट्रोल जब पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके प्रोग्राम की तरफ, तो उस वक्त मेन फंक्शन सबसे पहले ढूंढ के एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकेंगे। सो ये आपका ओवरऑल फंक्शन है मेन फंक्शन। अब इसमें आपके पास ये जो लाइन है, ये आपके पास जहां पे लिखा हुआ है इंट, इसको जरा एनालाइज करते हैं वन बाय वन। आपके जो मेन फंक्शन है इसमें जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है इंट स्पेस, उसके बाद फिर मेन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेटर। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेटर कहते हैं। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेटर के बाद यानी मेन फंक्शन का डिक्लेरेटर हो गया। अब मेन जो वर्ड है आपका बेसिकली, वैसे तो अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से देखें, सी लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी अपना, इस मेन फंक्शन का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब तक आपका प्रोग्राम मेन के नाम से फंक्शन से आपके प्रोग्राम में मेन के नाम से फंक्शन मौजूद नहीं होगा, आपका प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसी वजह से हम मेन को
एज अ कीवर्ड के इक्विवेलेंट समझ लेते हैं। यानी हम ये समझते हैं कि हाँ, हमारे लिए हमारे C++ प्रोग्राम में मेन बतौर कीवर्ड ही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो रिमेंबर हमने कहा था कि जो भी कीवर्ड्स होंगे आपकी लैंग्वेज के, वो आप अपने वेरिएबल के नाम के तौर पर या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, सिवाय उसके कि जिस मकसद के लिए वो कीवर्ड डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, सो मेन आपके पास फंक्शन का नाम है, स्मॉल लेटर्स में देना है, कैपिटल नहीं देने। ठीक है, MAIN, ये आपके सारे स्मॉल लेटर्स में ही आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मेन फंक्शन के बाद आपके पास ये देखिए 2 सिंबल्स नजर आ रहे हैं, आप लोग रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे, कर्ली ब्रेसेस हैं। ठीक है, ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस का पेयर है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये आपकी ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं या ब्रेसेस हैं, जब भी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी लेफ्ट ब्रैकेट देंगे तो उसके साथ उसका जो पेयर है राइट ब्रैकेट वो भी आपने देना है। ठीक है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये असल में ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, ये जो आपकी ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं, डिलिमिट करते हैं किसी भी कोड सेगमेंट को, उसके लिए हम ब्रेसेस का ये पेयर यूज करते हैं। सो लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक है, राइट कर्ली ब्रैकेट या राइट ब्रेस एंड ऑफ द ब्लॉक है। ठीक है, हमारी C और C++ लैंग्वेज के अंदर जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जो कोड सेगमेंट को डिफाइन किया जाता है या डीलिमिट किया जाता है, उसके लिए हमारे ये कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट डालें यानी ब्रैकेट को आपने ओपन किया तो उसका पेयर करने वाला राइट कर्ली ब्रैकेट भी जरूर देना है, यानी क्लोजिंग ब्रैकेट भी आपने जरूर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास ब्लॉक बनाने के लिए हो गए ब्रेसेस, चाहे आप मेन फंक्शन के साथ लें या आप किसी भी प्रोग्राम कंपोनेंट, जैसे आपने इफ इस्तेमाल किया है, आपने व्हाइल सीखा, आपने लूप देखा, फॉर लूप देखा, ठीक है, स्विच के साथ देखा, तो जो भी आपके पास प्रोग्राम का कोड है, सेगमेंट है, जहां पे आपने ब्लॉक बनाना है वहां पे आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के पेयर्स को यूज करना है, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट एंड राइट कर्ली ब्रैकेट, ये आपके पेयर में यूज होते हैं ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, सो आपके पास नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये डबल स्लैश के साथ, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपको ये एक लाइन नजर आ रही है। जो भी चीज आपकी डबल स्लैश से स्टार्ट होती है वो कंपाइलर इग्नोर करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कमेंट्स। सही हो गया। तो इस वक्त आप चाहे यहाँ पे कोई कोड लिखें या आप अपने अल्फाज में कुछ लिखें, जैसे मैंने इस वक्त लिखा है कि ये सिंपल प्रोग्राम है, जस्ट एक रिमार्क्स हैं, डिस्क्रिप्शन है कि भाई इस प्रोग्राम में हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब भी इस किस्म की कोई टेक्स्ट वगैरह आपने देना हो तो आप क्या करते हैं, आप डबल स्लैश से वो लाइन स्टार्ट करते हैं। तो ये डबल स्लैश से जो भी आपकी लाइन स्टार्ट होती है, कहीं पे भी आप दे सकते हैं, इस स्टेटमेंट के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है, यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन डबल स्लैश के बाद जो कुछ भी आएगा वो फिर आपका कंपाइलर इग्नोर कर देगा। ठीक है, उसको मार्क कर देगा कि ये कमेंट्स हैं और ये इग्नोर हो जाएगा, कंपाइलर इसको रीड ही नहीं करेगा, ना ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये आपका कमेंट खत्म कब होता है, जब आपकी नई लाइन शुरू हो जाती है। यहां से जैसे ही आप न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं तो ये कमेंट आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो डबल स्लैश से स्टार्ट होके एंड ऑफ द लाइन जो है आपकी ये कमेंट्स डिफाइन होते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास नेक्स्ट लाइन देखें तो आपके पास देखें ये क्या है, ये आपकी जो लाइन है ये इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेसिकली आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को कमांड देती हैं या इंस्ट्रक्ट करती हैं कि उन्होंने क्या करना है, कंप्यूटर ने क्या करना है, वो हम इंस्ट्रक्शन के जरिए देते हैं और यहां पर हम इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। C लैंग्वेज में, C लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। यहां पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि हमारी ये C आउट स्टेटमेंट है, यानी हमारी ये आउटपुट स्टेटमेंट है जो कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब हर स्टेटमेंट का इख्तिताम, रिमेंबर कि हर स्टेटमेंट का इख्तिताम C एंड C++ के अंदर सेमीकोलन के ऊपर होता है। ठीक है, ये जो आपको डॉट और उसके नीचे कॉमा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं सेमीकोलन। तो सेमीकोलन जो है हमेशा आपके स्टेटमेंट को एंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे जहां पे हमें यूज करना है सेमीकोलन, वहां पे हम सेमीकोलन यूज करते हैं। अगर आप सेमीकोलन नहीं देंगे तो कंपाइलर आपके लिए एरर प्रोड्यूस करेगा, आपको एरर देगा और प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो
इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास ये जो सेमी कॉलन है ये स्टेटमेंट का एंड बताते हैं कि जी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, एंड हो गई, तो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, सेमी कॉलन को हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जिस तरह आप उर्दू में डैश इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं कि भाई जुमला बताने के लिए कि जुमला यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, इसी तरह हमारे पास हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब जुमला मुकम्मल होता है यानी हमारी इंस्ट्रक्शन मुकम्मल होती है या स्टेटमेंट, सही लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जब मुकम्मल होती है तो उसके आखिर में हम क्या बताते हैं, सेमी कॉलन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये कलेक्टिवली हमारी क्या बनी, स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखिए हमने एक और स्टेटमेंट भी दी है, सी आउट लेस देन ENDL सेमी कॉलन। अब यहाँ पे सी आउट भी कीवर्ड है, ENDL भी कीवर्ड है। ठीक है, और साथ में हमने एंड ऑफ द स्टेटमेंट थ्रू सेमी कॉलन बताया हुआ है। तो ये आपके पास ये भी एक और, यानी इस प्रोग्राम के अंदर ये दो स्टेटमेंट्स आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक सिंपल प्रोग्राम का। ठीक है, या आप जो प्रोसीजरल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आप फंक्शंस लिखकर अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है। अब आगे चूंकि हम इस कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने जो अभी तक देखा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, जबकि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती हैं, जैसे कि हमने शुरू के कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आपके जो प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी आपका प्रोग्राम फंक्शंस को डिफाइन करते हुए आप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, या हम इसको कहते हैं कि जो हम क्लासेस डिफाइन करते हैं और उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हम कि खास तौर से कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर हम सामने रखें तो हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या बनता है, यानी स्ट्रक्चर मेन यही रहेगा, मेन स्ट्रक्चर जो आपका है प्रोग्राम का वो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका जो है प्रोग्राम सारा, इसमें कमेंट्स हो सकते हैं, उसमें स्टेटमेंट 1, 2, 10 जितनी आप स्टेटमेंट देना चाहें वो होंगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास ये हेडर सेक्शन होगा, मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन भी आपने इवन देना है। ठीक है, इसी तरह इंट मेन करके लिखेंगे, ब्लॉक आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के जरिए। तो सारा मेन स्ट्रक्चर यही है, सिर्फ एक एडिशन है कि अब हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो क्लासेस की मदद से डिफाइन करते हैं। हम नई नई टाइप्स डिफाइन करते हैं क्लास कीवर्ड की मदद से, और उन नई टाइप्स को, उन क्लासेस को फिर यूज करते हैं आगे प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगेन आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा, वो मेन फंक्शन से ही होगा। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी ऊप के अंदर जो हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा। अब यहाँ पे हम खास तौर से C++ की बात करेंगे, हम C लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि C लैंग्वेज हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ऊप नहीं है, वो ऊप को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, अलबत्ता C++ ना सिर्फ हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बल्कि ये ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स प्रोवाइड करती है। C++ नाम ही इसी वजह से पड़ा है कि C विथ क्लासेस। ठीक है, जो कि बाद में फिर उसका नाम C++ के तौर पर रख दिया गया। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जब लिखेंगे C++ लैंग्वेज में, तो उस वक्त आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये देखिए आपके पास वो बिल्कुल उसी तरह हेडर सेक्शन आ गया, यहाँ पे आप जितने भी डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहें, जो प्रोटोटाइप आप यूज करना चाहें यहाँ पे डिफाइन करेंगे फंक्शंस के। हमने फंक्शंस डिफाइन करना देखा, उसमें हमने देखा कि हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या प्रोटोटाइप देते हैं, तो फंक्शन का प्रोटोटाइप भी उमूमन हम हेडर सेक्शन के अंदर ही देते हैं। अच्छा, हेडर सेक्शन हो जाएगा। इसी तरह आप आ जाए नीचे, तो यहां पे देखें आपके पास ये मेन फंक्शन। ठीक है, जहां पे आपको जरूरत हो आप कमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है सिवाय चंद नई इंस्ट्रक्शंस के शामिल होने के। तो ये आपके पास हो गया मेन फंक्शन। फंक्शन की बॉडी डिफाइन हो रही है कर्ली ब्रैकेट के जरिए, यानी डिलिमिटर हो गया। हर स्टेटमेंट का इख्तिताम होता है आपके
सेमीकोलन के ऊपर, ठीक है, चाहे आप कोई भी स्टेटमेंट ले लें उसी तरीके से आपके पास आएगा। कीवर्ड्स आपके पास वो रिजर्व वर्ड्स हैं जो किसी और पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मेन आपके पास वही आपका फंक्शन है जो कि आपका एंट्री पॉइंट है या गेट है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अलबत्ता जो नई चीज है इसमें ऊप के अंदर वो क्या है, सिंपल है। आपने अब क्या करना है, आपने अब क्लास डिफाइन करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने क्लास को डिफाइन करना है। क्लास आपके पास देखें ये है, ये क्लास की डेफिनेशन है हमारी, सही हो गया। यहां से आप आ जाएं, ये आपके पास ये देखें आपकी ये ओवरऑल क्लास की डेफिनेशन है। ये हमारे क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्लास, ये हम लेते हैं। बस आपने अब ये इजाफा करना है, ठीक है। और या फिर मेन में कुछ थोड़ा सा 1-2 लाइंस का कोड का इजाफा होगा, ठीक हो गया। सो यहां पे देखें आपके पास ये जो क्लास है हम बेसिकली डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो क्लासेस जो हैं आपकी बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपकी, ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशंस हैं क्लास, ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लास। तो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक हैं ऊप प्रोग्रामिंग की। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्लास हैं, ठीक हो गया। ऊप लैंग्वेज में, ऊप प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स होंगी। अब क्लास आपके पास कैसे डिफाइन होगी, यहां पे देखिए आपका क्लास कीवर्ड इस्तेमाल होगा। ये जो बोल्ड दिया हुआ है आपको और स्मॉल लेटर्स में ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे आपका ये यूजिंग नेम स्पेस कीवर्ड है, हैश इंक्लूड कीवर्ड है, ठीक है। इंट कीवर्ड था, सी आउट हम बतौर कीवर्ड यूज करें। इसी तरीके से क्लास जो है आपके पास C++ लैंग्वेज का कीवर्ड है। फिर इसके अलावा आपके पास कुछ नए कीवर्ड्स आ गए, जैसे प्राइवेट कीवर्ड हो गया, पब्लिक कीवर्ड हो गया, प्रोटेक्टेड कीवर्ड हो गया। ये कीवर्ड्स जो हैं आप इस्तेमाल करते हैं क्लास की के अंदर, ठीक है। सो क्लास कीवर्ड के जरिए आप क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास कीवर्ड के बाद आप देंगे स्पेस, और स्पेस के बाद यहां पे आप क्लास का नाम दे देंगे। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि क्लास के नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए, और स्पेलिंग आपने यहां पे जो दी है वही आगे आपकी यूज होगी, ठीक हो गया। तो ये होगी आपके पास क्लास के नाम के हवाले से कि क्लास आप कैसे डिफाइन करेंगे। और इसके अलावा आपके पास जो क्लास की बॉडी को आप डिफाइन करते हैं, यानी क्लास की बॉडी को जो आप डिलिमिट करते हैं, यहां पे अगेन आपके कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगे, ठीक है। तो क्लास की बॉडी का जो डिलिमिटर है वो आपकी कर्ली ब्रैकेट, यानी लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से क्लास की बॉडी स्टार्ट हो रही है और राइट कर्ली ब्रैकेट से क्लास की बॉडी एंड होगी। तो क्लास की बॉडी का जो डिलिमिटर है वो आपके कर्ली ब्रैकेट्स ही हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको नजर आ रही है कि मेन फंक्शन में तो हमने राइट कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं दिया था, लेकिन क्लास के साथ दिया। तो क्लास की जो डेफिनेशन है वो आपकी एंड होती है सेमीकोलन पे, यानी आपने क्लास की बॉडी को स्टार्ट किया लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से, एंड किया राइट कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। ये आपके पास ये देखें राइट कर्ली ब्रैकेट आ गया, और उसके बाद आपने राइट कर्ली ब्रैकेट यानी ब्लॉक को क्लोज करने के बाद सेमीकोलन देना है। ये भूलना नहीं है C++ की क्लास डिफाइन करते वक्त, ठीक है, वरना आपका कंपाइलर एरर देगा। तो सेमीकोलन जो है वो आपकी क्लास की डेफिनेशन को एंड करता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। और क्लास की जो बॉडी डिफाइन होती है वो विद द हेल्प ऑफ, या क्लास की जो बॉडी डिलिमिट की जाती है वो विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स हैं या ब्रेसेस हैं। अब इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आपने टाइप करना है, ठीक है। बेसिकली हमने कहा था कि क्लास में क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो ये क्लास की बॉडी के अंदर आप ये मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्लास की बॉडी ये आपकी कहलाएगी, ठीक है, ये आपकी क्लास की बॉडी कहलाएगी। इसके अंदर आप क्या डिफाइन करेंगे, डेटा मेंबर्स, जो बेसिकली आपके पास वेरिएबल्स ही होते हैं। जैसे आप मेन में वेरिएबल क्रिएट करते थे वो उसी तरह आप वेरिएबल यहां भी बनाएंगे, लेकिन अब इसको हम कहेंगे क्लास के डेटा मेंबर्स, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपने फंक्शंस डिफाइन किए थे और डिक्लेयर किए थे, उसी तरीके से आप यहां पे फंक्शन को डिफाइन या डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास की बॉडी के अंदर। इनको हम कहेंगे मेंबर फंक्शंस, ठीक है। अब ये डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आप प्राइवेट कीवर्ड के बाद भी लिख सकते हैं, प्राइवेट कीवर्ड, उसके बाद फिर फुल कॉलन देना है, ठीक है। ये जो आपके पास पंक्चुएशन नजर आ रही है ये फुल कॉलन है, ठीक है। ऊपर आपके पास एक डॉट और उसके नीचे आपके पास एक डॉट आ रहा है,
ठीक है, तो ये आपके पास है फुल कॉलन। कीबोर्ड पे आपको ये सिंबल जो है एंटर की वाली लाइन में मिल जाएगा, जो आप शिफ्ट की के साथ यूज करेंगे, यानी जहां पे सेमी कॉलन के लिए जो बटन यूज करते हैं वही बटन आपने शिफ्ट की के साथ प्रेस करना है। शिफ्ट की प्रेस करें और वो सेमी कॉलन वाला बटन दबाएं, तो आपके पास फुल कॉलन टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट कीवर्ड फुल कॉलन, उसके बाद आप डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, या आप पब्लिक कीवर्ड लिख लें। ठीक है, उसके बाद फुल कॉलन, पब्लिक कीवर्ड के बाद आप डेटा मेंबर और या मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये आपकी वही वेरिएबल्स और फंक्शंस डेफिनेशन या डिक्लेरेशन है। या आप तीसरा कीवर्ड इसमें यूज कर सकते हैं प्रोटेक्टेड, फुल कॉलन, उसके बाद डेटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि आपने प्राइवेट यूज करना है या पब्लिक यूज करना है या प्रोटेक्टेड, जहां पे आपको जिसकी जरूरत हो आप तीनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं, दो भी यूज कर सकते हैं और सारे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे कि इनका मकसद क्या है। ये प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इनको हम कहते हैं एक्सेस लेवल, ये एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर जो कि एक्सेस लेवल्स इन डेटा मेंबर का डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास क्लास की डेफिनेशन के हवाले से कि आपके पास क्लासेस जो हैं वो बेसिकली किस तरह डिफाइन की जाती है। क्लास कीवर्ड के बाद क्लास का नाम देंगे, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से क्लास की बॉडी स्टार्ट होगी, राइट कर्ली ब्रैकेट पे क्लास की बॉडी एंड होगी, सेमी कॉलन से क्लास की डेफिनेशन एंड हो जाएगी। उसके आपके पास देखें क्लास की बॉडी जो है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये क्लास की बॉडी कहलाती है। ठीक है, सो ये हमारे पास होगी डेफिनेशन हमारी क्लास की। अब इस क्लास को यूज कैसे करना है, यानी आपने यहाँ पे जो भी नाम दिया है वो अब आपकी टाइप बन गई। यहाँ पे आप जो भी नाम देंगे वो क्या बन जाएगी, टाइप बन जाएगी। अब आगे आप इसको यूज कहाँ करेंगे, आप इसको यूज करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, मेन फंक्शन में आपने इसको किस तरह से यूज करना है, मेन फंक्शन के अंदर आ जाएं। मेन फंक्शन की जो ब्लॉक है उसके अंदर, यानी मेन फंक्शन की बॉडी में हम क्या करते हैं, ये तो देखिए आपकी सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट हो गई या सिंपल स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, जिसका हमने एंड किया है सेमी कॉलन से। अब यहां पे हमें क्या करना है कि ये जो हमने क्लास डिफाइन की है, ये क्लास का नाम है। ठीक है, ये हमारी नई टाइप बन गई, इसको हम कहते हैं हमारी कि ये हमारी नई यूजर डिफाइंड टाइप बन गई। अब इस नाम को हम यहां पे यूज करते हैं, तो आप क्लास का नाम यहां लिखेंगे, उसके बाद आप देंगे स्पेस। ठीक है, स्पेस के बाद आपने वेरिएबल का नाम देना है। अब ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शंस हैं, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपकी ये जो क्लास है इसका टाइप का जो आप वेरिएबल बनाओगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो हम वेरिएबल का नाम देंगे उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल का आप यहाँ पे नाम देंगे और उसके बाद आपने सेमी कॉलन देना है। ठीक है, उसी तरह आपने जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, डेटा टाइप नेम स्पेस वेरिएबल नेम सेमी कॉलन, बिल्कुल उसी तरह है। डेटा टाइप अभी आपने डिफाइन की है, डेटा टाइप, फिर स्पेस, फिर वेरिएबल नेम और फिर सेमी कॉलन। ठीक है, लेकिन अब इस वेरिएबल को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए। तो ये जो अब आपकी लाइन है ये कहलाती है कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंस्टेंसिएशन हो रही है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन में क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद जब हमें ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को यूज करना हो, एक्सेस करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम दिया है ना, वही नाम हम यहाँ पे यूज करेंगे आगे। फिर उसके बाद हम देंगे डॉट। ठीक है, एक फुल स्टॉप जो आपके पास है, जो डॉट है वो आपने यहाँ पे देना है, स्पेस नहीं देना बीच में। वेरिएबल का नाम यानी ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम, फिर डॉट, डॉट के बाद फिर आपने मेंबर का नाम देना है। ठीक हो गया, ये जो डॉट है इसको हम कहते हैं डॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब डॉट के बाद आप देंगे मेंबर का नाम, चाहे वो डेटा मेंबर है चाहे वो आपका मेंबर फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बिल्कुल उसी तरह कॉल होगा, लेकिन अब आपके ऑब्जेक्ट के नाम के बाद डॉट और यानी ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम, फिर उसके बाद डॉट और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। और अगर आपने डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो आपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम लिया, डॉट ऑपरेटर, फिर उसके बाद डेटा मेंबर यानी आपको वो जो वेरिएबल जो आपने बनाया था क्लास के अंदर, उसके बाद अगर आपने उसमें वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इक्वल का सिंबल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर ले लेंगे और राइट पे आप उसको वैल्यू दे देंगे।
आपने अगर इनपुट करवाना है तो उसी तरह सी इन आप लिखेंगे, ठीक है। सी इन के बाद आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दे देंगे और फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम, डॉट ऑपरेटर और डेटा मेंबर का नाम दे देंगे, फिर उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे। तो ये आपके पास हो गया यूज करना कि आपने अब अपने इन ऑब्जेक्ट्स के, इन क्लासेस के डेटा मेंबर्स को और फंक्शन मेंबर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। सिंपल है, आपके पास आपकी उसी तरह का यूज है, वही सिंटैक्स से कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ इतना आ गया कि हमारे पास अब ऑब्जेक्ट यूनिट प्रोग्रामिंग में क्लास डिफाइन हो रही है। इस क्लास के हम फिर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और इस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट वेरिएबल की मदद से क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। अब ये जो डॉट ऑपरेटर है, इस डॉट ऑपरेटर को हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है। डॉट ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। और ये जो आपके पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स हैं, ये कहलाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये आपके किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज किए जा सकते हैं। ये आपके क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट के जरिए इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट मेंबर्स जो आप बनेंगे, उनका एक्सेस लेवल डिफाइन करते हैं। अब ये क्या होंगे, इसकी डिटेल में हम बाद में इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में तफसील से हम बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। एक आखिरी पॉइंट के आपके पास ये जो कमेंट्स और नेम स्पेस के हवाले से हम थोड़ी सी जरा क्लोजिंग में रिमार्क्स दे दूं कि नेम स्पेस अक्सर आप लोग पिछली क्लास में भी यूज करते आए और यहाँ पे भी। तो ये देखिए, आपका यूजिंग जो है वो डायरेक्टिव है, नेम स्पेस जो है आपके पास कीवर्ड है। नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है? नेम स्पेस बिल्कुल आपके पास, जैसे आप अपने विंडोज में फोल्डर बनाते हैं ताकि आप अपनी फाइल्स को, अपनी जो और फोल्डर्स हैं और अपनी जो फाइल्स हैं उनको ग्रुप कर सकें। जो आपके एक टाइप के फोल्डर्स हैं आप एक जगह पे रख लेते हैं, दूसरी तरह के फोल्डर्स और फाइल्स को आप एक दूसरे फोल्डर में रख लेते हैं। तो बिल्कुल ये आपकी ग्रुपिंग की एक एंटिटी है, यानी आपके पास ये ऐसी चीज है जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन आपके पास जो एंटिटीज आप क्रिएट करते हैं, जैसे फंक्शंस हो गए, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं, आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, क्लासेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट एंटिटीज हैं एक प्रोग्रामिंग के अंदर, उनको ग्रुप करने के लिए जो हमारी टेक्निक हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दी गई है, C++ में, सी में नहीं है, C++ में, उसको हम कहते हैं नेम स्पेस। सो नेम स्पेस इन विंडोज जस्ट लाइक अ फोल्डर, ठीक है। सो इन प्रोग्रामिंग दे एक्ट लाइक अ फोल्डर, या आप कह लें कि इसकी जो इनकी मिसाल आप बिल्कुल उसी तरह ले लें जैसे आपकी विंडोज में फोल्डर है, प्रोग्रामिंग में उसको हम नेम स्पेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी कोई फोल्डर नहीं बनाता, बल्कि एक लॉजिकल स्पेस डिफाइन करता है, एक स्कोप डिफाइन करता है, ठीक है, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं। और एक स्कोप में जो आपने एक ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन किया है, वही नाम आप किसी दूसरे स्कोप में दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक फोल्डर है, फोल्डर 1 के अंदर फाइल ABC क्रिएट की है, एक फाइल ABC के नाम से क्रिएट की है। फाइल ABC का नाम आपने फोल्डर नंबर 2 में एक दूसरी फाइल को नाम दे दिया, तो बिल्कुल आपको वो अलाउ करता है, क्योंकि दोनों का फोल्डर जो है, दोनों का जो स्कोप है वो डिफरेंट हो गया। यही कॉन्सेप्ट हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर नेम स्पेस का है कि नेम स्पेस की वजह से हम जो आइडेंटिकल नेम्स हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट एंटिटीज के लिए। मसलन मैंने एक नेम स्पेस में एक वेरिएबल को एक जो नाम दिया है, लेट्स सपोज एवरेज, वही एवरेज नाम, वही स्पेलिंग, उसी केस में मैंने एक दूसरे नेम स्पेस के अंदर एक दूसरे वेरिएबल के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो दोनों का चूंकि स्कोप डिफरेंट हो गया, नेम स्पेस डिफरेंट हो गया, तो ये आपका कंपाइलर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, वो आपको एरर नहीं देगा। ये सबसे बड़ा फायदा है हमारे नेम स्पेस का, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास ये जो C++ की जो स्टैंडर्ड कमेटी है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की जो एंटिटीज हैं उनको रीअरेंज कर दिया है और उनको एक नेम स्पेस के अंदर डिफाइन कर दिया है। उस नेम स्पेस को उन्होंने नाम दिया है STD, ठीक है। तो STD प्री डिफाइंड नेम स्पेस है, दैट हैज बीन डिफाइंड बाय C++ स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है। तो आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप लोग ये cout, cin, endl वगैरह यूज करते आए हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स डिफाइन है STD के अंदर, ठीक है। तो STD हमारे पास हमारी C++ के अंदर स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। अब जब आप यहां पे लिखते हैं ना, यूजिंग नेम स्पेस STD, ये जो आपकी ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन,
यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और फिर उसके बाद सेमीकोलन। ये यूजिंग नेम स्पेस के बाद आपने एसटीडी और सेमीकोलन लाजमन देना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप कंपाइलर को कह रहे होते हैं कि भाई आपकी जितनी भी एंटिटीज हैं नेम स्पेस एसटीडी के अंदर, उससे आपने अपने आप कंपाइलर ने आपके लिए इस प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है, इंक्लूड कर देना है। यानी आपके पास ये कंपाइलर को बताएगा कि आपके पास नेम स्पेस के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं वो आप अपने प्रोग्राम में उसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नेम स्पेस का। और कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स हमारे पास दो तरह की कमेंट्स हैं। एक आपके पास वो जो सी में इंट्रोड्यूस किए गए थे मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि आपने अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो आप क्या करते हैं, स्लैश स्टैरिक देते हैं, स्टार्ट करते हैं कमेंट को, जो भी आपकी लाइंस हैं, उसके बाद आप जहां पे भी एंड करते हैं इस कमेंट को तो आप लिख देते हैं आखिर में स्टार स्लैश, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये स्टार्ट ऑफ कमेंट हो गया और ये एंड ऑफ कमेंट हो गया। तो इन कमेंट्स का मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपके पास एक लाइन पे होना जरूरी है कि यहां पे जहां भी आपने मल्टीपल लाइंस पे मुश्तमिल कमेंट्स देने, रिमार्क्स देने या डिस्क्रिप्शन देनी और आप चाहते हैं कि वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा ना हो, कंपाइल ना हो, प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट, कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट ना करे, तो आप उसे मल्टी लाइन कमेंट्स की इन सिंबल्स के अंदर रख देते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास जो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं वो कौन से हैं, ये आपके C++ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। ये डबल स्लैश जो है सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, जैसी लाइन एंड होती है लाइन आपके कमेंट एंड हो जाते हैं। तो C++ के अंदर आप ये दोनों कमेंट्स के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल लाइन देनी है तो डबल स्लैश से स्टार्ट कर लें, अगर आपने कंटिन्यूअसली मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स या रिमार्क्स लिखने हैं तो फिर आप मल्टी लाइन कमेंट्स यानी स्लैश स्टार से स्टार्ट करें कमेंट को और आखिर में जहां कहीं भी आपका कमेंट एंड हो जाता है उस लाइन पर या उससे नीचे वाली लाइन में आप स्टार स्लैश डाल दें, ठीक है। सीक्वेंस का ख्याल रखना है, स्टार्ट ऑफ द कमेंट स्लैश स्टार और एंड ऑफ द कमेंट स्टार स्लैश। तो ये कुछ चीजें थी हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स के हवाले से, कमेंट्स के हवाले से और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर के हवाले से, जिसमें हम क्लासेस की मदद से अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखते हैं। सो इसमें एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी दिया हुआ है, जस्ट एक एग्जाम्पल के हमारे पास क्लास जो बनाएंगे आप कैसे यूज करेंगे। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये हम इंशाल्लाह जब हम क्लासेस डिफाइन करना सीखेंगे उस वक्त मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि इसमें क्या हो रहा है। इस वक्त देखें जस्ट एक डेमो है, एक एग्जाम्पल है कि आपने क्लास स्टूडेंट एक क्रिएट की है, ठीक है। ये आपकी क्लास स्टूडेंट, क्लास की डेफिनेशन आपकी यहाँ पे एंड हो रही है, ये आपके पास आ गई क्लास। यहां से ये देखें क्लास की डेफिनेशन, ये है आपकी क्लास की डेफिनेशन, ठीक है। एलिमेंट्स का देखें, क्लास कीवर्ड है, क्लास का नाम स्टूडेंट, ये नई टाइप बन गई मेरी, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिलिमिटर्स क्लास के और क्लास की डेफिनेशन एंड हो रही है किस पे, सेमीकोलन के ऊपर, ठीक है। और क्लास के अंदर हमने सिर्फ इस वक्त एक ही एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है, पब्लिक। जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करें, कोई भी यूज कर सकते हैं या मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये हमारे हो गए डेटा मेंबर्स। देखिए कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल वही वेरिएबल की तरह क्रिएट किया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। और स्ट्रिंग यूज करने के लिए हमने क्या किया है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखें फंक्शन डिफाइन किया है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। ये देखिए आपके पास जैसे आप फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी तरह रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, फंक्शन की बॉडी और उसके अंदर स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर आपके पास देखें ये आपकी क्लास की डेफिनेशन एंड होगी। अब आपने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर अब ये आपका स्टूडेंट, ये देखें अब आपका टाइप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये नाम दिया था ना हमने यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये अब आपका टाइप बन गया, क्लास टाइप बन गया, ठीक है, यूजर डिफाइंड टाइप बन गया। तो ये अब आपका ऐसा टाइप यूज होगा। फिर उसके बाद आप क्या देंगे, स्पेस देंगे, ठीक है, ये हो गई टाइप। फिर उसके बाद आपने स्पेस दिया और स्पेस के बाद आपने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, ठीक है, ओबीजे स्टूडेंट मैंने दे दिया और सेमीकोलन, सही हो गया। फिर उसके बाद आपने ओबीजे स्टूडेंट ये जो नाम दिया है ये नाम आपने यूज किया, स्पेलिंग सेम रखनी है जो आपने यहां दी है। सो ओबीजे स्टूडेंट, फिर उसके बाद डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर के बाद रोल नंबर। अब देखें ये आपका पहला डेटा मेंबर, ठीक है, इंटीजर टाइप का, इसमें हमने वैल्यू स्टोर की। दूसरा वेरिएबल स्ट्रिंग नेम के नाम से था, तो ये देखें आपका दूसरा मेंबर ओबीजे स्टूडेंट डॉट नेम और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमने क्या दिया, उसको वैल्यू दे दी, ठीक है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट।
और फिर जब हमें ये फंक्शन कॉल किया है तो अब देखिए फंक्शन को हम कैसे यूज करें, ऑब्जेक्ट का मेंबर है ना, तो ऑब्जेक्ट का नाम जो हमने यहां क्रिएट किया है, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम, ठीक है, वही फंक्शन जैसे आप कॉल करते हैं और आखिर में सेमीकोलन, कोई डिफरेंस नहीं, जस्ट आपके अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया कि अब आप क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो ये हो गई हमारे पास हमारे ऊप प्रोग्राम्स के बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें हम क्लासेस डिफाइन करते हैं। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो बुक है रॉबर्ट लैफोर की, आप डायरेक्टली इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। 4th एडिशन 3rd एडिशन यहां से मिल जाएगी, ठीक है। यहां से ये इनकी लिंक्स है डाउनलोड, और डायरेक्टली अगर आपने डाउनलोड करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये जो बुक है वो आप ये इस लिंक को इस्तेमाल करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपके डिफरेंट हैंडआउट्स में ये लिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी दी हुई भी हैं, सही। सो आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, आप अपने डिस्कशन बोर्ड के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।